डिमांड जो होता है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है या फ्लो कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट। फ्लो का मतलब जो चीज पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करी जाती है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पर डे, पर वीक, पर ईयर जो चीज आप कैलकुलेट करते हो। पहला पढ़ने पढ़े थे कल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता है। या तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी। अपन ने जो सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस मतलब उसकी खुद की प्राइस। खुद की प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है? प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम कर देते हैं और प्राइस कम होती है तो हम डिमांड ज्यादा कर देते हैं। There is a inverse या फिर negative relationship between the price and the quantity demanded. सेकेंड आपने पढ़ा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक की जगह जो दूसरा काम में लिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टी एंड कॉफी, फॉर एग्जांपल आपके शूज या स्लीपर्स, फॉर एग्जांपल आपका शर्ट या टी शर्ट, फॉर एग्जांपल आपका पेन या बॉल पेन या फिर इंक पेन, फॉर एग्जांपल पैंट या जीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल स्पेक्स या लेंसेज, ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं। तो जो एक की जगह जो भी दूसरा गुड काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो विच आर डिमांडेड ऑल टुगेदर, जो एक साथ डिमांड किए जाते हैं या एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन एंड चार्जर। अपन ने सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल देखा था। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। जब टी की प्राइस बढ़ती है, कॉफी वाले लोग तो कॉफी पी ही रहे थे, प्लस चाय वाले कुछ लोग भी कॉफी पीने लग जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब टी की प्राइस कम होती है, टी की प्राइस कम है तो जो टी पी रहे थे वो तो टी पिएंगे ही पिएंगे, प्लस कॉफी वाले कुछ कंज्यूमर्स भी चाय पीने लग जाएंगे, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। तो टी की प्राइस ज्यादा, कॉफी की डिमांड ज्यादा। टी की प्राइस कम, कॉफी की डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव या डायरेक्ट? जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनमें नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देन अपन बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल या ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड महंगी हो गई तो मार्केट में हम लोग ब्रेड कम खरीदेंगे, हम ब्रेड कम खरीदेंगे तो हमें बटर भी कम चाहिए होगा। तो ब्रेड की प्राइस ज्यादा तो बटर की डिमांड कम, वाइस वर्सा उल्टा देखो इसका। अगर ब्रेड सस्ती हो गई तो हम लोग ज्यादा ब्रेड कंज्यूम करेंगे, ज्यादा ब्रेड तो ज्यादा बटर चाहिए, बटर की डिमांड ज्यादा। ब्रेड की प्राइस कम, बटर की डिमांड ज्यादा। दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनमें रिलेशनशिप कैसा हो गया? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। अगर थर्ड डिटर्मिनेंट हमारा था दैट इज लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर की कितनी इनकम है। यहाँ बेसिकली तो दो ही तरीके के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंटीरियर गुड्स, बट फाउंडेशन में हमें 3 तरह के गुड्स दे दिए उसने, नेसेसिटीज, नॉर्मल गुड्स एंड इंटीरियर गुड्स। नेसेसिटीज क्या होती है? जो चीजें आपको बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए उन्हें क्या कह देते हो? नेसेसिटीज। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो कंफर्ट्स एंड लग्जरी आइटम्स होते हैं, आपका एसी, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका मोबाइल फोन, आपके कपड़े, आपका फर्नीचर, ये सब जो चीजें हैं ये कौन से गुड्स में आ गए? नॉर्मल गुड्स। आपका बाहर का खाना खाना ये सब नॉर्मल गुड्स में आ गया।
इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जो लो क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का जो सामान होता है उसे क्या कहते हैं? इंफीरियर। जनरली जो बाजरा होता है उसे इंफीरियर गुड माना जाता है, बट पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि किसे आप इंफीरियर कहोगे और किसे नहीं। किसी के लिए तो ब्रेड जो है वो नॉर्मल गुड में आ जाएगी और किसी के लिए वही ब्रेड इंफीरियर गुड में भी आ सकती है। अगर शुरू शुरू में नेसेसिटीज में क्या होता है, कल अपन ने एग्जांपल लिया कि मुझे बेसिक सर्वाइवल के लिए महीने के 10,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर में 4 लोग हैं, तो बेसिक राशन लाने के लिए आपको 10,000 रुपए चाहिए। इनकम जब आपकी 5,000 थी तो आपने नेसेसिटी की डिमांड बढ़ाई। इनकम 7 हुई तो नेसेसिटी की डिमांड और बढ़ाई। इनकम 9 हुई तो और बढ़ाई। इनकम 10 हुई तो और बढ़ाई। पर अगर इनकम 15 हो गई तो अब अपन नेसेसिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, शुरू शुरू में इनकम बढ़ी तो उसके साथ शुरू शुरू में नेसेसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनकम बढ़ने की वजह से नेसेसिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। देन अगर आप बात करो नॉर्मल गुड्स जैसे कि कपड़े, तो नॉर्मल गुड्स में अगर मेरी इनकम ज्यादा होती है तो मैं ज्यादा कपड़े खरीदती हूँ, अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदती हूँ, और इनकम कम होती है तो मैं कम कपड़े खरीदती हूँ। तो इनकम ज्यादा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा, इनकम कम, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम। तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। अगर आप बात करो इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? जो लो क्वालिटी का सामान होता है। अगर मेरी इनकम ज्यादा होती है तो मैं अच्छी क्वालिटी का सामान ज्यादा खरीदती हूँ, लो क्वालिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम कम तो लो क्वालिटी की डिमांड ज्यादा। तो इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो अभी तक हमने ये 3 डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए। कौन सा पढ़ लिया? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, दैट इज नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आप पढ़ रहे हो, दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। कितने लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 2 लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 1 kg मिल्क इज मोर देन सफिशिएंट। पी लेंगे, चाय बना लेंगे, दही जमा। अब मेरे घर में गेस्ट आ गए तो वो 4 दिन मेरे पास रुकने वाले हैं। कितने लोग हो गए? 10 लोग। अभी भी 1 किलो दूध से काम चल जाएगा? नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा। सपोज आप कितना मंगवा रहे हो? 5 kg। तो पॉपुलेशन की साइज ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, वाइसी वर्सा। अब ये गेस्ट चले गए, वापिस से घर में कितने लोग हो गए? 2 लोग का 5 किलो दूध का कोई काम नहीं, वापिस 1 किलो दूध से अपना काम चल जाएगा। तो पॉपुलेशन का साइज कम तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम। तो पॉपुलेशन का साइज ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, पॉपुलेशन का साइज कम तो डिमांड भी कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? डायरेक्ट, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। आ गया समझ में? देन नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चीजें खरीदना पसंद करती हूँ और क्या नहीं करती। अगर कोई सामान मुझे पसंद है, टेस्ट में है, प्रेफरेंस में है, मुझे पसंद है, तो मैं वो सामान ज्यादा खरीदती हूँ, और कोई सामान मुझे पसंद ही नहीं है तो वो सामान मैं कम खरीदती हूँ। इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है ये इफेक्टेड बाय, किससे इफेक्ट होता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को ही क्या कहा जाता है? बैंड वेगन इफेक्ट भी बोला जाता है। बैंड वेगन या डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बाय लुकिंग एट अदर्स। कई बार क्या होता है, कोई सामान अपन को पसंद नहीं है, पर दूसरों को देखकर मुझे वो सामान पसंद आना शुरू हो जाता है। उस सामान के लिए मेरा टेस्ट डेवलप होना पसंद शुरू हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बैंड वेगन या डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दूसरों को देखकर। तो कई बार आपका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो दूसरों को देखकर भी डेवलप हो जाता है। यहाँ और भी इफेक्ट होते हैं आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। एक होता है आपका प्रेस्टीज इफेक्ट।
प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, कई बार आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए कोई सामान पसंद करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि आईफोन में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये नहीं शेयर कर सकते, म्यूजिक नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद नहीं था, बट बिकॉज अगर किसी के पास आईफोन है तो उसका प्रेस्टीज बढ़ता है, रुतबा बढ़ रहा है, उसका स्टेटस बढ़ रहा है, स्टेटस सिंबल आईफोन, तो क्योंकि वो मेरा प्रेस्टीज बढ़ा रहा है इसीलिए आईफोन को मैंने टेस्ट डेवलप कर लिया और आईफोन की डिमांड डेवलप कर ली, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेस्टीज इफेक्ट कहते हैं। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है, कई बार आप अपना प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, सोशल सिंबल स्टेटस बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज का टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रेस्टीज इफेक्ट कह देते हैं। एक और इफेक्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, दैट इज स्नोब इफेक्ट। स्नोब का मतलब क्या होता है, मुझे कोई सामान बहुत पसंद है, ठीक है, कोई मेरा सपोज शर्ट था जो मुझे बहुत एक्सट्रीम पसंद था, डिजाइनर शर्ट था, यूनिक पीस था, जब तक वो मुझे पसंद था कब तक, जब तक मैंने किसी और के पास नहीं देखा, जिस दिन मैंने उसको किसी और के पास पहने हुए देख लिया उस दिन से वो शर्ट को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो स्नोब इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई सामान कॉमन है तो आप उसके लिए ऑटोमेटिकली पूरा टेस्ट खत्म कर देते हैं, आपको वो सामान अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप उसकी डिमांड एकदम खत्म कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्नोब इफेक्ट कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जो यूनिक पीसेस को पहनना पसंद करते हैं, डिजाइनर कि पूरी दुनिया में एक ही पीस होना चाहिए, अगर उसकी कॉपी बन गई तो उन लोगों को वो सामान पसंद नहीं आता, तो वो होता है आपका स्नोब इफेक्ट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आपके तीन इफेक्ट्स होते हैं, एक तो बैंड वेगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वेगन का मतलब क्या होता है, बाय लुकिंग एट अदर्स, दूसरों को देखकर किसी चीज के लिए अगर आप अपना टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो उसे अपन क्या कह देते हैं, बैंड वेगन इफेक्ट कह देते हैं। देन प्रेस्टीज इफेक्ट, कई बार आप अपना प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, सोशल सिंबल स्टेटस बढ़ाने के लिए अगर कोई सामान पसंद करना शुरू कर देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेस्टीज इफेक्ट कह देते हैं। देन नेक्स्ट है आपका स्नोब इफेक्ट। स्नोब का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर सामान कॉमन हो गया, आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी टेस्ट, आप एक तो उसकी डिमांड ऑल टुगेदर डाउन कर देते हो, पूरी खत्म कर देते हो, तो उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, स्नो इफेक्ट कहा जाता है। एक ही है, इसका नाम है, दूसरा नाम है डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वेगन, ठीक है, क्लियर। डेमोन्स्ट्रेशन को ही बैंड वेगन कह सकते हैं और बैंड वेगन को ही डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है बाय लुकिंग एट अदर्स, दूसरों को देखकर, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखकर जो आप इन्फ्लुएंस करते हो अपने आप को, उसे कहते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अपने तीन थे इफेक्ट्स, एक तो बैंड वेगन इफेक्ट, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सॉरी बैंड वेगन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेस्टीज एंड स्नो इफेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने कौन से डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए डिमांड के, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा तो उस कंट्री के लोगों की डिमांड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा। अगर नेशनल इनकम कम तो डिमांड भी कम, तो इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो या तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो सकता है या फिर अनइवनली हो सकता है। इवनली का मतलब ऑलमोस्ट सबके बीच में बराबर बटा हुआ है, अनइवनली मतलब कुछ ही लोगों के पास पैसा है, सबके पास पैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री की पॉपुलेशन है 1000 फॉर एग्जाम्पल, तो इवनली में तो क्या होगा, 950 या 900 के पास पैसा है, इवनली नहीं होगा। अनइवनली में क्या होगा, सिर्फ 50 लोगों के पास पैसा होगा। तो अगर इनकम, अब सोच कर बताना आप लोग, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवनली है तो डिमांड ज्यादा होगी या कम, ज्यादा। और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली है तो डिमांड ज्यादा होगी या कम, कम।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड करने वाले कुछ ही लोग हैं और यहाँ डिमांड करने वाले ज्यादा लोग हैं। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होता है, मतलब सबके बीच में बराबर पैसा बटा हुआ है, तो डिमांड ज्यादा। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसा है, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पैसा है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम अगर ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, नेशनल इनकम कम तो डिमांड कम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवनली तो डिमांड ज्यादा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन तो डिमांड कम। नेक्स्ट अपना जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट फैसिलिटी। इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट फैसिलिटी। बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट मतलब उधारी पे सामान मिलना। अगर मार्केट मुझे उधारी पे ज्यादा सामान दे रहा है, तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगी या कम? ज्यादा। मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं भी होगी ना, तो भी मैं वो सामान खरीद सकती हूँ। अब एसी खरीदने की मेरी एबिलिटी नहीं भी है और वो मुझे उधारी पे दे रहा है कि धीरे धीरे पैसा चुका देना 2-3 सालों में, तो मैं ज्यादा एसी खरीदूंगी। तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। कई दुकान कहती हैं कि पहले पैसा दो फिर सामान लेकर जाओ, मतलब वो बिल्कुल उधारी नहीं दे रहे। क्रेडिट फैसिलिटी कम, तो वहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जिनके पास होगा सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे। तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। आ रहा है समझ? अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करते, इंटरेस्ट रेट कौन सी है? ये जो बैंक से आप लोन लेते हो उसके बदले में जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, उस इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रही हूँ। अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट ज्यादा, तो मैं बैंक से लोन कम लूंगी। लोन कम लूंगी, महंगा लगाया। लोन कम तो आपके पास पैसा कम, पैसा कम तो आप डिमांड कम कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं। अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम लगा रखी है, तो आप बैंक से क्या करोगे? लोन ज्यादा लोगे। लोन ज्यादा लोगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या कर पाओगे? आप ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा हाथों में होगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या पढ़ा अपन ने? ज्यादा तो डिमांड कम, और इंटरेस्ट रेट कम तो डिमांड ज्यादा। उनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों? इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो इंटरेस्ट रेट में तो नेगेटिव या इनवर्स, क्रेडिट फैसिलिटी में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। जो आपका लास्ट डिटर्मिनेंट है डिमांड का, दैट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब आसपास किस तरीके के लोग आपके रहते हैं। अगर आसपास किड्स ज्यादा रहते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो बच्चों को क्या चाहिए? ज्यादा टॉफीज, ज्यादा चॉकलेट्स, ज्यादा टॉयज चाहिए, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा। आइसक्रीम चाहिए, इन प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। पर अगर आसपास यंगस्टर्स, यूथ ज्यादा रहता है, तो उनको तो एंटरटेनमेंट सोर्सेज ज्यादा चाहिए। यूथ को, उनको सिनेमा थिएटर्स चाहिए, उनको फूड कोर्ट्स चाहिए बाहर खाना खाने के लिए, ये सब। अगर आसपास ओल्ड एज पीपल ज्यादा रहते हैं, तो ओल्ड एज को ज्यादा क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, ज्यादा स्पेक्स चाहिए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये सारे हमने क्या पढ़ लिए बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन से डिटर्मिनेंट पढ़े? पहला आपने पढ़ा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओन प्राइस मतलब यहाँ कैसा रिलेशनशिप था? प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। सेकंड आपने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में आपने दो तरीके के गुड्स पढ़ लिए। एक तो आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आपने पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स का फॉर एग्जांपल कौन सा हो गया आपका? टी एंड कॉफी। अगर टी की प्राइस ज्यादा तो कॉफी की डिमांड ज्यादा, टी की प्राइस कम तो कॉफी की डिमांड कम। इनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल हो गया आपका कार एंड पेट्रोल। कार की प्राइस ज्यादा, पेट्रोल की डिमांड कम, कार की प्राइस कम, पेट्रोल की डिमांड ज्यादा।
उनमें कैसा रिलेशनशिप हो गया बच्चों, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। फिर अपन ने डिटर्मिनेंट पढ़ा, थर्ड डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा दैट इज लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउसहोल्ड, कितना पैसा है आपके पास। तो यहाँ पे 3 तरीके के गुड्स थे, एक थे आपके नेसेसिटीज, एक थे आपके नॉर्मल गुड्स और एक थे आपके इंटीरियर गुड्स। नेसेसिटी में तो शुरू शुरू में इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनकम बढ़ती है, डिमांड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। नॉर्मल गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं आपके, कंफर्ट्स एंड लग्जरी आइटम्स। तो यहाँ पे इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और इनकम कम तो डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जो लो क्वालिटी का सामान होता है उसे क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ती है, डिमांड कम करते हो, इनकम कम होती है, डिमांड ज्यादा। इनमें कैसा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। नेक्स्ट आपने पढ़ा साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर साइज ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, साइज कम तो डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव या फिर इसको क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ। नेक्स्ट आपने पढ़ा दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। अगर किसी चीज के लिए आपका टेस्ट ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, टेस्ट तो डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप था, डायरेक्ट या पॉजिटिव। यहाँ अपन ने 3 इफेक्ट्स की बात की है। एक तो अपन ने बात की है डेमोन्स्ट्रेशन, या इसे ही क्या बोल सकते हैं अपन, बैंड वेगन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड आपने बात की है यहाँ पे प्रेस्टीज इफेक्ट, और थर्ड आपने बात की है यहाँ पे स्नोब इफेक्ट। स्नोब का मतलब क्या होता है, अगर सामान कॉमन हो गया तो अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑल टुगेदर अपन उसकी डिमांड डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, नेशनल इनकम कम तो डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन या तो आपका इक्वल हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है। इक्वल है तो डिमांड ज्यादा, अनइक्वल है तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपने कौन सा पढ़ा इसके अंदर, दैट इज इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट फैसिलिटी। अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मैं कौन सी इंटरेस्ट रेट की बात कर रही हूँ, लोन की, तो डिमांड कम, और इंटरेस्ट रेट कम तो डिमांड ज्यादा। उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। अगर आप क्रेडिट रेट की बात करते, क्रेडिट फैसिलिटी की अगर आप बात करते, तो क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, क्रेडिट फैसिलिटी कम तो डिमांड कम। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। देन लास्ट जो डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा दैट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं। अगर किड्स रहते होंगे तो टॉफीज और आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा। अगर यूथ रहता होगा तो सिनेमा थिएटर्स और फूड कोर्ट्स की डिमांड ज्यादा। और अगर ओल्ड एज रहते होंगे तो मेडिसिन और स्पेक्स की डिमांड। आ गया बच्चों समझ में, ये लिखना है आप लोगों को, लिखना है। ऐसा करो फोटो खींच लो और घर से लिख लेना आराम से।
और छोटा कर दूं, एक कंबाइन फोटो आ जाएगी। एक फोटो खींच लो। हाँ, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया तो फिर बड़ी बड़ी करके ले लो। ले लो, एक फोटो ले लो बच्चों, फिर घर पे ये नोट डाउन कर लेना पूरा। कोई भी एक जना अच्छी सी फोटो लेके ग्रुप में डाल दो ना, फाउंडेशन वाले ग्रुप में हो ना। आगे किसका दूं, आगे किसका दूं? अरे कोई भी एक जना ले लो ना फोटो और ग्रुप में डाल दो, सब ग्रुप में हो ना। कौन कौन नहीं है ग्रुप में? नहीं हो तो ऐड करवाओ, आज ही सबको बोलो ऐड करेंगे आप लोगों को। क्यों नहीं हो आप लोग ग्रुप में? आज ऐड हो जाना ग्रुप में। आगे किसका दूं? सेकंड तक लिख लिया था ना ये वाला कॉलम। जो ग्रुप में है वो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दें, और जो ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में ऐड हो जाए, फिर दोबारा फोटो डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, और आप लोग मयंक एंड नंदिनी आप लोग भी नोट डाउन कर लेना बेटा। आ, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, ओके मैम, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड को फर्क पड़ता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड या तो ज्यादा होगी या कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक कर लिया मैम, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिमांड स्केड्यूल्स। पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट माने जाते हैं। अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, साइज, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, क्रेडिट फैसिलिटी, जो भी आपने अदर फैक्टर्स पढ़े, तो सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस को चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट। ओन प्राइस में चेंज मतलब प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ ऑन प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंजेस देखे जाते हैं, और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या माने जाते हैं बच्चों, कांस्टेंट माने जाते हैं। अदर फैक्टर्स में कौन से आ गए आपके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, स्टेज एंड प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, इट इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप टेबल में दिखाते हो कि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल्स कह देते हैं। आपके डिमांड स्केड्यूल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक होता है आपका मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल में माना जाता है कि सिर्फ एक ही बायर है, सिर्फ एक ही जना खरीद रहा है, उसका डिमांड स्केड्यूल आप बनाकर बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज मैं मार्केट में एप्पल लेने गई तो उसने कहा मैडम 200 रुपीज केजी है, तो मैंने कहा भैया मुझे 1 केजी दे दो।
उसने कहा मैं 150 रुपीज केजी लगा दूंगा, मैंने कहा भैया मुझे 2 केजी दे दो। उसने कहा मैडम मैं 70 रुपीज केजी लगा दूंगा, मैंने कहा भैया मुझे 4 केजी दे दो। उसने कहा मैडम मैं आपको 50 रुपीज केजी लगा दूंगा, मैंने कहा भैया मुझे 6 केजी दे दो। तो आपने क्या किया यहाँ पे, या उल्टा करता है, छोटे से बड़ा चलता है। 50 रुपीज था तो 6 केजी, प्राइस बढ़ गई 70 तो अपन 5 केजी खरीदने लगे, प्राइस और बढ़ गई तो मैं और कम खरीदने लग गई, प्राइस और बढ़ गई तो मैं और कम खरीदने लग गई। तो आपने क्या किया यहाँ पे, एक ही बायर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। तो डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मतलब टेबल में मैंने दिखा दिया, टैबुलर। टेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स पे मैंने दिखा दिया कि इस प्राइस पे कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी खरीद रहा है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल्स क्या होते हैं, अपन बात करते हैं मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो सब मिलकर उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। सपोज मैं मानती हूँ कि मार्केट में टोटल कितने बायर हैं, ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं मानकर चल रही हूँ, मार्केट में 3 बायर्स हैं। तो जब प्राइस 50, 70, 100 एंड 150, तो बायर 1 कितना खरीद रहा था, 6, 5, 4 एंड 2। बायर 2, सपोज बायर 2 पहले खरीदता था 1, बायर 3 पहले 8 खरीदता था, फिर 6, 4, फिर 2 खरीद रहा था। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल के अंदर, मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या देख रहे हो कि जब प्राइस 50 थी तो टोटल कितने एप्पल्स की डिमांड आ रही थी, कितने एप्पल्स की डिमांड आ रही थी, 6 प्लस 4 प्लस 8 कितना हुआ, 80, टोटल 80 केजीज की डिमांड आ रही थी। जब मार्केट में प्राइस 70 रुपीज केजी हुआ तो एप्पल्स की टोटल डिमांड कितनी आ रही थी बच्चों, 5 प्लस 3 प्लस 6 कितना हुआ, कितना हुआ, 14। जब मार्केट में 100 रुपीज प्राइस चल रही थी तो अब एप्पल्स की टोटल डिमांड कितनी हुई आपकी, 10। जब मार्केट में 150 रुपीज केजी एप्पल चल रहे थे तो अब डिमांड कितनी हुई आपकी। आपने कैसे निकाला बच्चों मार्केट, मार्केट को आपने क्या किया, B1 प्लस B2 प्लस B3, इन तीनों को ऐड किया तब क्या निकल कर आया, मार्केट। तो मतलब मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ, देखो ये जो लाइनें होती है इस तरीके की, जो बाई एक्सिस वाली लाइनें होती हैं वो बोला जाता है वर्टिकल लाइन, और जो एक्स एक्सिस वाली लाइनें होती है उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, मार्केट डिमांड स्केड्यूल को मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल्स को जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरा क्या निकल कर आ गया बच्चों, मार्केट डिमांड स्केड्यूल निकल कर। तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है। टेबल में अपन दिखाएंगे कि अलग अलग प्राइस पे आप अलग अलग कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं। 2 तरीके के डिमांड स्केड्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मतलब एक बायर के बारे में अपन दिखा रहे हैं कि एक बायर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है। मार्केट डिमांड स्केड्यूल में अपन दिखाते हैं कि उस प्राइस पे मार्केट में जितने बायर्स है सबने मिलकर कितनी डिमांड करी। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल को आप क्या कह सकते हो, इट इज अ हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे रिलेशनशिप की, अगर आपकी प्राइस ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, यहाँ पे भी क्या देख रहे हो, प्राइस ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे डिमांड स्केड्यूल्स होते हैं वैसे ही क्या होते हैं आपके डिमांड कर्व्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व्स। डिमांड कर्व्स क्या होते हैं, इट इज अ ग्राफिकल representation of demand schedule।
जो आपने डिमांड स्केड्यूल बनाया था उसी को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसे क्या कह देते हैं, डिमांड कर्व्स कहते हैं। डिमांड कर्व्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है आपका मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, और मार्केट डिमांड कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं अपन ने क्या देखा था, जब उसकी प्राइस 50 थी तो आप कितना केजी खरीद रहे थे उसको, 6। प्राइस उसकी 70 हुई तो आप कितना केजी खरीद रहे हो, 4। प्राइस उसकी 90 हुई तो अपन कितना केजी खरीद रहे हैं, 2। और प्राइस उसकी जब 150 हुई तो अपन कितना केजी खरीद रहे हैं, 1। ऐसा कुछ था। यहाँ पे आप प्राइस वाई एक्सिस पे शो करते हो और कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो वो आप कहाँ शो करते हो, एक्स एक्सिस। अपन इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो इस तरीके का बनेगा। तो ये आपका डिमांड कर्व बन गया। कैसी शेप का डिमांड कर्व बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का डिमांड कर्व बना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो रही है। देयर इज अ इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप। आ गया समझ में। अगर अपन मार्केट डिमांड कर्व की बात करती मैं, तो मार्केट डिमांड कर्व क्या था, प्राइस 50 पे आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, आप 18। यहाँ पे प्राइस 70, प्राइस 90, 70 पे कितना खरीद रहे थे आप, सपोज 14। यहाँ पे कितना खरीद रहे हो, 10। और 150 पे आप कितना खरीद रहे हो, आपकी 5। तो इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा। ये भी कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का डिमांड कर्व होता है। प्लस मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर शेप का डिमांड कर्व होता है। फ्लैटर शेप कौन सी होती है, जो नियरेस्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पास। हेलो हेलो, अच्छा हाँ ठीक है। फ्लैटर शेप का डिमांड कब होता है, फ्लैटर शेप का मतलब जो कर्व वाई एक्सिस के पास जाता वैसा बनता है, नियरेस्ट टू वाई एक्सिस, टच नहीं करेगा, नियरेस्ट होगा, तो उस कर्व को क्या बोल देते हैं, फ्लैटर शेप का कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है। एंड ये फ्लैटर शेप का डिमांड कर्व है, फ्लैटर मतलब नियरेस्ट टू वाई एक्सिस के पास जाता वैसा ये कर्व हो सकता है। आप मार्केट डिमांड कर्व को आप ये भी बोल सकते हो, इट इज अ हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी बोला जा सकता है। तो अपन ने टॉपिक्स कौन से पढ़ लिए, डिमांड स्केड्यूल्स एंड डिमांड कर्व्स। डिमांड स्केड्यूल क्या था, डिमांड स्केड्यूल मतलब टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। दो तरीके के डिमांड स्केड्यूल थे, एक तो इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल में एक ही बायर के बारे में बताएंगे, मार्केट के जितने भी बायर्स हैं सबके बारे में। जो मार्केट डिमांड स्केड्यूल था, इट इज अ हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। फिर डिमांड कर्व्स क्या होते हैं बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल्स। दो तरीके के डिमांड कर्व्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपकी प्राइस तो हमेशा वाई एक्सिस पे शो होगी और कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो वो एक्स एक्सिस पे शो होती है। डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मार्केट डिमांड कर्व भी कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर शेप का। फ्लैटर मतलब जो वाई एक्सिस के पास जाता है उससे जो डिमांड कर्व होता है। एंड इसको हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। आप लोग अभी लंच ब्रेक है आप लोगों का आधे घंटे का, आप लोग नोट्स कलेक्ट कर लो नीचे ऑफिस से, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के नोट्स कलेक्ट, ठीक है।
ये लर्न करके आना बच्चों। कल मैं स्टैट्स में भी सुनूंगी, जो भी मैंने पढ़ा दिया इनको में भी यहाँ तक का कंप्लीट सुनूंगी। तो ये आप लोगों को लर्न कर आना है, ठीक है।